तह तक हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं बिलाल, नेशन 24। चलिए बात करें कि राज्य में शिवराज सरकार पर मिला ना कर रखेगी और जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और शिवराज सरकार फेल साबित हो रही है या फिर शिवराज सरकार सही काम कर रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश यादव जी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर। जी नमस्कार सर, क्या लगता है आपको, कैसे देख रहे हैं आप शिवराज सरकार के इस पूरे कार्यकाल को, पास है या फेल? देखिए, कोरोना काल में जो परिस्थिति बनी है जी, इस तरीके से सरकार ने काम करा है, जी, जमीन पे वो काम नजर नहीं आया। जी, लोगों को जितनी परेशानियां झेलना पड़ी, जी, उसके बाद आज जो महंगाई की स्थिति है, जी, चाहे आप पेट्रोल डीजल के भाव लीजिए जी, या किराने का सामान हो, जी, सब्जी भाजी हो, इतनी जी, छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की जरूरत है वो दाम आसमान पे पहुंच चुके हैं। जी, जनता कैसे घर चलाए या कैसे परिवार चलाए, इसी में उलझ के रह गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जी, वो किसी भी सूरत में रहम करने के मूड में नहीं दिखाई जी, देती। एकमात्र उनका उद्देश्य होता है, मुख्यमंत्री खुद बयान देते हैं जी, कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं उन्हें पता है, चुनाव का मैनेजमेंट कैसे करना उन्हें पता है। जी, चुनाव के समय तत्काल जनता को जो लाभ दिखाया जाता है या जो लाभ दिया जाता है, उससे प्रभावित किया जाता है और चुनाव जीत लिए जाते हैं और जी, उसके बाद मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो लगातार ये पिछले 1.5 से 2 साल में जितना मध्य प्रदेश की जनता ने तकलीफें भुगती जी, हैं, वो जितनी परेशानियों में आज वो एक तरह से उलझे हुए हैं और जी, निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जिम्मेदार है। जी। हर मोर्चे पे ये सरकार विफल है। सर, रोजगार की अगर बात की जाए, बड़ा तबका एक बेरोजगारी का सामना कर रहा है मध्य प्रदेश में। शिवराज सरकार लगातार ये दावा करती रही कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। ये कैसे देखते सर? देखिए, अभी तक 32 लाख से ज्यादा जी, युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश जी, में और आज भी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं लगातार वो संख्या बढ़ती जा रही जी, है। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम इन्वेस्टर मीट हमने की है, जी, पिछले 15 साल से वो करते आए, जी, फिर एक भी उद्योग ऐसा नहीं लगा जिसमें कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला। जी, इंदौर में बड़ी बड़ी योजनाएं आई, जी, कई IT सेक्टर के प्रोजेक्ट आए, बिल्कुल, सैकड़ों एकड़ जमीन उनको फ्री दी गई, जी, लेकिन उसके बाद भी इंदौर के युवा को वहाँ रोजगार नहीं मिला। वहाँ आज जी, भी बाहर के, बेंगलोर के, बॉम्बे के या अन्य स्टेट के लोग जी, वहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो विजन था जी, सरकार का वो शुद्ध था। सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी करने से, जमीनें बांटने से और सिर्फ उद्योग की बातें करने से अगर रोजगार उपलब्ध होता तो आज 32 लाख से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार नहीं होते। और आज भी इस योजना पे काम नहीं किया जा रहा है, आज भी उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ सरकार इस दिशा में मध्य प्रदेश को ले जा रही है कि जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ उनको अनाज फ्री में मिल जाए, वो 2 वक्त का खाना खा लें और उनको पानी मिल जाए, नल उनके घर के बाहर लगा दें और इसके बाद का कोई जीवन जीने की कोई योजना ना वो बना पाए, ना सरकार बनाने में इच्छुक है। बिल्कुल। सर, अगर इस पूरे कोरोना काल की व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, शिवराज सरकार व्यवस्था करने में कामयाब रही है? ऑक्सीजन की जो कमी वहां पर देखी गई थी, क्या उसको पूरा करने के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है? जो वादे जनता से किए थे, क्या उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है शिवराज सरकार की तरफ से? देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी हुई, जी, मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ अनेक उद्घाटन कर दिए कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। अब आप खुद देखिए कितने ऑक्सीजन प्लांट कितने हॉस्पिटल में शुरू हुए। जी, अगर आप इनका मौका मुआयना करेंगे तो किसी में सिलेंडर नहीं लगा है, तो किसी का कनेक्शन ही नहीं हुआ है, किसी में पाइपलाइन नहीं डली है, सब अधूरे पड़े हुए हैं। कुछ 2, 5, 10 को छोड़ के सारे। जी, अब इतनी गंभीर बीमारी में जो सबक मध्य प्रदेश ने सीखा, लाखों मौतें हुई, जी, आज जो तैयारी तीसरी लहर के लिए करना थी, तो भगवान की कृपा से हो सकता है तीसरी लहर ना आए, लेकिन शिवराज जी की कृपा से कोई तैयारी नहीं। अगर तीसरी लहर आ जाती और अभी कोई स्थिति बन जाती
तो ऑक्सीजन तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के लिए बेड भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होते क्योंकि इतनी यूनिटी नहीं है मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में कि बिल्कुल। बच्चों को अगर वो प्रभावित होते तो एडमिट किया जाता। तो ये व्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है। अब जी। किसी भी आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आपको फ्री में इलाज नहीं मिलता। जी। आपको रिश्वत के पैसे देना पड़ेंगे, ऊपरी पैसे देना पड़ेंगे, जी। जब आपको डॉक्टर देखेगा, जब आपको नर्स हाथ लगाएगी। ये व्यवस्था हर जगह है। जी। और जब इस बात को उठाया जाता है तो वहीं के डॉक्टर्स नर्सों से बयान दिला जाता है कि हम जन सेवा कर रहे हैं, हम तो फ्री में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। आज जो लोग अस्पताल में अपने आप को तकलीफों में सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वहां भी उनको पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं। तो सरकार ने जो स्वास्थ्य व्यवस्था दी है वो एक दिखावा और होंगे। सच में वो तस्वीर बहुत भयावह है, बहुत खराब है। हर जगह की परिस्थिति है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाते हैं तो पहले तो उसको धुतकार दिया जाता है, 8 दिन की वेटिंग है, 8 दिन बाद। अब कोई व्यक्ति बीमार है, उसको इलाज की तुरंत जरूरत है, अगर 8 दिन वो वेटिंग में लगेगा तो जब तक तो वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा ये भी उसको नहीं मालूम है। ये स्थिति में सरकारी अस्पताल चल रहे हैं। लेकिन सर केंद्र की नरेंद्र मोदी की बात की जाए सरकार की, या फिर राज्य की शिवराज सरकार की बात की जाए, सबका साथ सबका विकास ये दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, क्या वाकई में इसी दिशा में काम किया जा रहा है दोनों जो है डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी? देखिए, नारे बहुत अच्छे होते हैं, डबल इंजन, कभी सबका साथ कभी सबका विकास, लिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। कभी पेट्रोल पंपों पे ये भी लिखा रहता था कि पेट्रोल के आज क्या भाव हैं, तो अब मोदी सरकार आएगी तो पेट्रोल के भाव कम होंगे। आज भी वो नारे लोग फेसबुक या सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि मोदी सरकार और पेट्रोल के क्या भाव हैं। बिल्कुल। आप 2014 से 2021 तक देखिए, जिस हाल में भारत 2014 में तरक्की के स्तर पे खड़ा था, वहां से वापस नीचे ढलान पे आया 2021 के आपके आर्थिक स्रोत तो समाप्त हुए हैं, लेकिन जो आम जरूरत की चीजें हैं, जो पेट्रोल, डीजल, गैस की आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि 1000 रुपए से के लगभग या उससे ज्यादा की टंकी आपको मिलेगी? मेरे अंदाज से कभी कोई नहीं सोचता था 2014 में कि गैस कभी खाना बनाने की चीज जो रोजमर्रा की जरूरत है वो कभी 350-400 भी महंगी लगती थी। लेकिन आज भी देश के नागरिक उस वोट को आज भी भुगत रहे हैं जो 2014 में उन्होंने दिया, फिर 2018 में उन्होंने दिया, 19 में उन्होंने दिया केंद्र सरकार को, और आज तक वो हर चीज में पैसे बढ़ते गए। आज जनता को भारतीय जनता पार्टी ये तो समझाए कि इन 7 सालों में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा बाउंडर आ गया कि पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज, सीमेंट, सरिया सब कुछ बढ़ा दिया। तो ऐसा आर्थिक कंगाली के स्थिति नहीं थी देश की, कितने रेट बढ़ाए जाते, लेकिन उसके बाद भी हम आर्थिक कंगाली की दौर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ही वजह है कि जो आपकी सारी नीतियां थी, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश को मजबूत करने की नीति हो, चाहे आपकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की नीति हो, सब कुछ फेल हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता करने तक, एक शासक की सनक तक रह गई है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ हम चुनाव जीत जाएं, जनता मरे, उससे उनको लेना देना नहीं। ठीक है सर, बात अगर उज्ज्वला योजना की जाए, जिस तरीके से उज्ज्वला योजना को लेकर लगातार जो है गरीबों के घर तक गैस सिलेंडर, चूल्हा पहुंचाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ दाम आसमान छू रहे हैं, तो क्या दिखाना चाहती है सरकार कि उज्ज्वला योजना के तहत इतने लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचा दिया, फिर इसको भरवाने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? इसको लेकर क्या वैसी योजना है जैसे टाटा ने नैनो कार बनाई थी, वो अगर बिक नहीं रही वो प्रोडक्शन आपका लाखों कारों का हो गया, तो हर के आगे कार खड़ी कर दीजिए, मुझे कार दी है, अब आप इसमें पेट्रोल डला लें। अब जिसकी हैसियत ही पेट्रोल डलाने की ₹100 लीटर नहीं है, वो कार कैसे चलाएगा? तो उज्ज्वला योजना भी वही है कि आज गैस के दाम जब 1000 रुपए आपने कर दिए हैं, तो वो गरीब जो सिर्फ 500 रुपए रोज कमाता है, वो 1000 रुपए का सिलेंडर तो ले नहीं सकता ना, तो वो एक कर पाएगा। अब आप उसको बोल रहे हो कि हम तुम्हें सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, क्या करेगा उसका? या तो उसको बेच देगा लोहे के भाव में, तो जो पैसे आएगा लकड़ी खरीदेगा, चूल्हा जलाएगा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में लाके देश को खड़ा कर दिया है कि जो आप अन्न अगर दे रहे हो तो आपके पास पकाने की गैस नहीं है, गैस सिलेंडर आप अगर दे रहे हो तो गैस भराने के पैसे नहीं है। सब तरफ से कंगाली के दौर में भारत आज खड़ा है, भारत के नागरिक खड़े हैं, और देश सबसे खराब स्थिति से गुजर रहा है आजादी के बाद। ठीक है सर, बात अगर हम यहाँ पर अब पेट्रोल डीजल की, जैसे आप पहले ही बता चुके हैं, दाम आसमान छू रहे हैं, जनता सरकारों को इसलिए चुनती है, जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है ताकि उनका विकास हो, लेकिन दोहरी मार, डबल इंजन सरकार होने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ही विकास की बात करती थी, लेकिन डबल मार पड़ रही है, इसका जवाब जनता कैसे देगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो जी। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में और अपना पद बचाने में, संगठन के भी जी। लोग ले लीजिए, उनके प्रवक्ता ले लीजिए, हम्म। वो सिर्फ मोदी जी और शाह साहब के सामने नंबर बढ़ाने के लिए जी। काम करते हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा उनका सीधा एक एजेंडा है कि चुनाव में कैसे भी पैसे बांटो और चुनाव जी। जनता को बरगलाओ, गरीब जनता को हाथों हाथ पैसे दो, वोट खरीदो, सत्ता में आ जाओ, फिर इनको मरने दो। जी। और नीचे वाली जो जनता बिल्कुल गरीब वर्ग, उनको अनाज के 5-5, 1-1 किलो, 2-2 किलो दिला के इस तरीके से मजबूर कर दो कि वो अनाज के सिवा कुछ सोच ना पाए। वो कभी नहीं सोच पाए कि उनके बच्चे कभी पढ़ेंगे, कभी वो किसी अच्छी जगह मकान में रहने जाएंगे, या उनका परिवार कभी तरक्की करेगा। बिल्कुल नहीं। उनका काम है 5 किलो अनाज में उनको महीना भर 15-20 दिन 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो शक्कर में निकालना। वो होते वो मिल रहा है। अगर वो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यही होते। इस स्थिति में अगर देश को लाके खड़ा कर दिया जाता है, तो आप अगर ये बोलते हैं कि देश तरक्की करेगा, तो वो एक इतना बड़ा चुटकुला है देश में कि वो कभी भी अब तरक्की अगले 10-15 साल तक संभव ही नहीं है। इस परिस्थिति में हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। बात सर अगर संविदा कर्मियों की यहाँ पर की जाए, क्योंकि शिवराज सरकार ने किया था कि जो संविदा कर्मी है उसको पक्का करने का काम किया जाएगा। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले, बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी धरनार्थ हैं, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि सरकार के दावे और वादे खोखले हैं, कहने की बात कुछ और करने की चीजें कुछ और हैं? देखिए, एक तरफ सरकार प्राइवेट सारे सेक्टर को करती जा रही है, दूसरी तरफ वादे करते हैं संविदा कर्मचारियों से, शिक्षकों से, क्या आपको स्थायी कर देंगे, आपको ये तनख्वाह देंगे, आपको ये सुविधा देंगे। उसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो प्रैक्टिकली नहीं, संभव ही नहीं, कभी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। तो जब जो संभव नहीं है उसके बारे में झूठ बोल के उनसे वोट लेना, उनको बरगलाना, उनके पूरे परिवार को धोखा देना एक जघन्य अपराध है। और ये शिवराज जी शुरू से करते रहे हैं। आज भी जिन स्वास्थ्य कर्मियों का उपयोग किया था कोरोना काल में, उनको वहां से नौकरी से निकाल दिया, वापस उस सड़क पे आ गए। एक बहुत बड़े नेता इन शिक्षा कर्मियों के लिए दूसरी पार्टी में गए थे ये वादा करके कि मैं सड़क पे उतरूंगा, वो भी चुनाव जीत के अपने महलों में वापस चले गए, लेकिन वो सड़क के लोग सड़क पे ही। तो जब तक इस मूल समस्या का अंत नहीं होगा, जब तक एक सोच नहीं होगी कि आप कैसे इनकी समस्या सॉल्व करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। शिवराज जी के सामने ना तो कोई विजन है, ना मध्य प्रदेश की तरक्की का कोई प्लान है। पिछले 6 महीने पूर्व उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला था कि मध्य प्रदेश का रोड लाइए, मैं 6 महीने में मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश। वो मंत्री आज तक पलट के नहीं आए, ना वो रोड मैप आया। फिर कोई नई योजना आ गई, फिर तीसरी आ गई, चौथी आ गई, चुनाव आ गए, फिर वो अपवादों की झड़ी आ गई और ले दे के वहीं खड़े जहाँ पिछले 16 साल से मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। वही गड्ढे हैं, वही लाइट आज जाना शुरू हो गई है। पूरे समय लाइट गाँव में तो रहती नहीं, शहरों में भी जाना शुरू हो गई है। कभी कोयला खत्म हो रहा है, कभी ऑयल खत्म हो रहा है, पैसे चुकाने के नहीं है, कंगाली के दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की खनिज थी, उस पर किस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास होता, वो भी वो माफियाओं के हाथ में, और जमीन के जो माफिया, खनिज माफिया, उनको बेच दिया है। को लूट को सरकार को राइट ही नहीं मिल रही है। रेत के खदान भीषण भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार को होश नहीं उसका कितनी राइट चोरी हो रहा है, उसका पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन उनको अपनी जेबों से चिंता है कि जो सीधा पैसा मंत्रियों की जेबों में आ रहा है, वो चिंता कर रहे हैं। जनता के हित में आना था उसकी चिंता नहीं कर रहे। तो क्या ये माना जाए यादव जी, बीजेपी के यहाँ पर जो है करनी और करनी दोनों में फर्क है? कि निश्चित तौर पर आप, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि अगर कोई भी एकदम नया सत्ता में आता है और नए बाग वो देने लगता है, ये वो भारतीय जनता पार्टी लोग जो 70 साल तक अब जब सत्ता में आए तो सिर्फ लूट मची हुई। ये चाहते हैं यहाँ लूट लें, इस डिपार्टमेंट में लूट लें, इस मंत्रालय में लूट लें, काम करेंगे तो 10 साल बाद शुरू। तो जो बनाया था कांग्रेस शासन में सालों की मेहनत से, उसको सिर्फ महमूद गजनवी जैसा लूटने का प्रयास ये लोग करते हैं। ठीक है सर। सर जिस तरीके से लगातार जो है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और शिवराज सरकार किसान हितैषी होने का दावा, लेकिन खासकर बात अगर मध्य प्रदेश के किसानों की जाए, यूरिया की सबसे बड़ी गई, किसानों के सामने कई प्रकार की समस्या है, उसको दूर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में किसान क्या करे सर? देखिए 2018 के पहले सरकार शिवराज जी की थी, जब भी ऐतिहासिक आत्महत्याएं किसानों की मध्य प्रदेश में हुई थी। वो 1.5 साल का समय आप छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस की सरकार 12-13 महीने में आई, उसमें शायद ये बिल्कुल दर 0 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब फिर आप देख रहे हैं
लगातार खबरें आती हैं कि फला किसान ने बिल्कुल कर्जे में था, उसको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और एक तरफ ये नारे लगाते हैं कि हम 6,000 डाल रहे हैं, 2,000 डाल रहे हैं, 1,000 डाल रहे हैं। अरे आप सोचिए, जो किसान का पूरा परिवार वो 6,000, 5,000, 2,000 से उसका पूरा जीवन, पूरा साल निकल सकता है जी। एक फसल लगाने में कितना पैसा लगता है, अगर वो फसल बर्बाद हो जाती है फिर उसका मुआवजा लेने में कितनी रिश्वत काटना पड़ती है। यही सरकार के पटवारियों को, इन्हीं के जिला कलेक्टर के अधिकारियों को जो सर्वे रिपोर्ट भेजते हैं, सारा पैसा तो खा जाते हैं। अगर उदाहरण के लाख रुपए मुआवजा है तो उस किसान के हाथ में तो मुश्किल से 40 से 45,000 रुपए आते हैं। 50% तो रिश्वत में खा जाते हैं। ये शिवराज जी को स्वयं मालूम है। उसके बाद भी अगर वो सुधार नहीं कर पाए और सिर्फ भाषण देते हैं चुनाव हर जगह, चाहे वो वल्लभ भवन में दे रहे हो, चाहे एक जैसा बोलते हैं, और इतना हटा गया उनको कि नॉन स्टॉप बोलते हैं 40 मिनट तक, 45 मिनट तक, 1 घंटे तक। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि कहाँ से शुरू करा और कहाँ खत्म करेंगे, जिसमें एक भी अर्थ बात का नहीं रहता कि जनता के हित में उन्होंने क्या करा। मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये घोषणा करी, वो घोषणा करी, ये कर दिया और वो हो गया, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ा जनता को। आज भी वो लोग, वैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी, उससे खराब स्थिति में, आर्थिक स्थिति में पहुंच चुके हैं। युवाओं को नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही है, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजंदारी के काम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चौक पे बैठकर 500-400 रुपए की बेलदारी कर रहा है। अब इससे में वो क्या होगा, क्या हाल है अगर वो पढ़ने जा रहा है। ये भी एक इतना बड़ा यक्ष प्रश्न है माता पिताओं के सामने कि वो बड़े बड़े स्कूल में भेजते, पढ़ा के क्या करेंगे, कहाँ नौकरी करेगा, कोई जगह नहीं है। तो ये सरकार का सोचने का दायित्व था कि सरकार अपनी। बिल्कुल कुछ इलाके ऐसे भी देखिए, हम यहाँ पर यादव जी मुख्यमंत्री की हमने कुछ देखी जहाँ कोई मरीज बीमार हो जाए, उस मरीज को जो है अस्पताल तक पहुंचाना हो तो घंटों लग जाता है, करना पड़ रहा है। ऐसे में करने वाली सरकार के वो किन लोगों का, देखिए ये वैसी सरकार जी जा रहे थे जी, गड्ढे में गिरने से एक लड़की की मौत जी, तो जो मंत्री अधिकारियों को ये आदेश देते हैं कि बिठा था उस पर मुकदमा दर्ज, गाड़ी नहीं चलाई। अब सरकार अपनी गलती मानने के बजाय ये बोल रही है एक में से गिरने के बाद तो वो क्यों बचा, मुकदमा दर्ज करो, और एक जो मरा है वो इसकी वजह कानून वाली की सरकार जी, वो दूर की बात है, उनको बताने के लिए बातें कर रहे हैं। इस तरह के मुकदमे दर्ज और इनके अधिकारी पेपर जी, क्या हो सकती है मध्य प्रदेश में, जैसे शहर में क्या आप तो मौत का आप अपनी जान चलते, सैकड़ों लोग की रिपोर्ट नहीं होती है जी, उनको चोट लगी बाद में मौत हो जाती है के डर के कारण वो सामने भी नहीं आता। अगर को लेकर चल रहा है दिल्ली की सीमा और जो मध्य प्रदेश में भी, उस क्या कहेंगे, क्या समाधान हो? सरकार पीछे तैयार नहीं है, सरकार थोप। देखिए प्रजा किसी भी बात का निर्णय जिससे नहीं होता है जी, किसी भी पार्टी की सरकार जी, अगर जनता को वो पसंद नहीं है तो उस पर मोदी जी की जो हमेशा से आदत रही है जी, कि वो अपने आप को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जो उन्होंने बोला वो सही, अपनी गलती को कभी गलती नहीं मानते। जैसे नोटबंदी में उनको मुंह की खाना पड़ी, पूरा देश बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी वो स्वीकार नहीं करते कि नोटबंदी गलत हुई। जीएसटी शुरू में उन्होंने जो लागू करा था उसमें बहुत उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी कारों की कीमत 2 गुना हो गई और जो लग्जरी कार है उनकी कीमत कम होकर 25% कम हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उनको कितनी नैतिक समझ थी कि किस चीज का क्या रेट होना चाहिए। दूध का रेट या मक्खन का रेट बढ़ गया था और कई चीजों का रेट कम हो गया था जो रोजमर्रा खाने की, बाद में फिर 1 महीने बाद संशोधन करा। तो जब आप इतनी ऐसी गलतियां आप करते हो और कृषि कानून जैसी बात जो किसानों के हित में लागू करना थी वो आपने पहले कानून लागू करा उद्योगपतियों के हित में, उसके बाद
उसको आप किसानों के हित में बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं। किसान तो विरोध करेंगे ही उस बात का, और वो आपको सुनना भी चाहिए। आप नहीं सुनना है, ये तो कोई वजह नहीं है। देश में आप चुन के आए हैं, आपको प्रजातंत्र ने चुना है, तो बात सुनने के लिए चुना है। आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया है किसान सड़कों पे हैं। वो इसलिए तो नहीं है कि कोई उनको प्रायोजित कर रहा है, या वो पाकिस्तान से आए हैं, या वो इस देश के नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि वो तो खालिस्तानी है, वो तो आतंकवादी है, वो तो किसान ही नहीं है। तो इस तरह की बातें करना ये दर्शाता है कि अगर आप किसी मैनेजमेंट से चुनाव जीत रहे हैं, या जनता को बरगला के जीत रहे हैं, या पैसा बांट के चुनाव जीत रहे हैं, तो एक हद तक वो रहेगा। किसी दिन ये पूरी जनता पलट जाएगी, तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, सारी सरकार को भी और देश के मुखियाओं को भी। बिल्कुल, लेकिन कुछ बीजेपी के बड़े नेता, बड़े मंत्री ये दावा करते हैं कि जो किसान है वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वो किसान के वेश में और लोग हैं, और उन किसानों को तो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, राजनीति हो रही है किसानों को लेकर। इस तरह का आरोप जो है बीजेपी सरकार के मंत्रियों की तरफ से लगाया जाता है। देखिए, उनके अक्ल पे तरस आता है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी बुद्धि पे तरस आता है। उन्होंने तो कौन सा मुद्दा छोड़ा है जिसपे विरोध नहीं करें? सैकड़ों मुद्दे तो आपने खुद ने दे रखे हैं। महंगाई ले लीजिए, देश की आर्थिक स्थिति ले लीजिए, तो किसानों को झूठ बोल के आपके सामने खड़ा करने की जरूरत क्या है? आपने इतने अच्छे काम अगर करे होते और एक काम गलत होता तो बात समझ में आती। आपने तो 100 के 100 गलत काम करे। जिस चीज में बोलेंगे उस चीज में आपको लगेगा विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर बहस से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस विरोध कर रही, तो आपने एक भी तो काम नहीं करा ऐसा जिसमें तारीफ करें। किसी भी काम में आपने ऐसी स्थिति नहीं छोड़ी कि तारीफ की जाए। हर जगह जब आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो आपको लगता है नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनकी मानसिकता ये हो गई है कि अब उनको एक ही आखिरी उत्तर बचा है कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे। तो अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि देश की जनता अब किस तरीके का निर्णय करेगी। बिल्कुल। यादव जी, अगर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना की बात की जाए, दुखद घटना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक ऐसी दुखद घटना के साथ ही उस घटना के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके जो बयान आए, वहाँ के जो जिस डिप्टी राज्य मंत्री का वो बेटा है, डिप्टी गृह मंत्री का वो व्यक्ति अगर ये बयान देता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं देख लूंगा, तो हमने किसी गुंडे को बना रखा है क्या? ये आज पता चला कि हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो तो क्षेत्र के नामी गुंडे हैं। अनेक केसेस हैं उनपे, और वो उनके बेटे को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप मानसिकता समझ सकते हैं कि उस केस का हश्र क्या होना है। रात 45 लाख रुपए लेके योगी के नौकरशाह दौड़ पड़े, बाहर आके बयान देते हैं हमारा तो सब सेटलमेंट हो गया। मौत का सेटलमेंट हो गया। अगर कोई एक्सीडेंट में मरता है तो उसको 45 लाख रुपए आप देते हो, किसी की हत्या होती है तो 45 लाख रुपए देते हो। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी जब वहां मिलने जा रही हैं, तो आपको डर किस बात का? तंत्र में नेता तो मिलने जाते हैं, एक गाड़ी से जाएं या 6 गाड़ी से जाएं या 10 गाड़ी से जाएं, उससे क्या समस्या है? पर वहां रोकना, क्रिएशन करना, नोटंकी दिखाना, डर खौफ किसको होता है? जो ये जानता है कि अपराध का जो दोष है वो मेरे सिर पे आएगा। तो कोई भी नेता घबराता है। योगी जी एक ऐसे नेता हैं या ऐसे असफल नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जो मोदी जी से बड़ा बनना चाहते हैं। वो सपना देखते हैं देश के प्रधानमंत्री बनने का, वो मोदी जी को भी कुछ नहीं समझते। मोदी जी कोशिश करते हैं कि योगी जी को कैसे भी घर बिठाएं। इन दोनों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश और केंद्र के बहुत सारे नागरिकों का चूरा हो रहा है, उसका भुगतान उत्तर प्रदेश कर रहा है। और आज वहां न्याय व्यवस्था जो शून्य हुई है, उसकी वजह भी यही है कि 2 फाड़ में भारतीय जनता पार्टी है। कुछ नौकरशाह नरेंद्र मोदी जी के हैं, कुछ अमित शाह जी के हैं, और कुछ है इनके योगी जी के। उनकी लड़ाई में अब वहाँ जो एनकाउंटर होते हैं उनको आप फहरिस्त देखेंगे तो ये आश्चर्य होगा कि अगर इतने दुर्दंत अपराधियों का आपने एनकाउंटर करे, एक तरफ तो तारीफ के फुल बनवाते हैं पेपरों में, अगर उनको जिंदा पकड़ लिया था और उनसे जानकारी मिल जाती कि किस किस नेता का सपोर्ट है, तो अनेक सफेदपोश अंदर होते और अपराध की जड़ समाप्त होती। पर योगी जी ने ये नहीं करा। उनको सिर्फ वाई लूटना, चुनाव जीतना है, तो उनको पकड़ा, कभी जीप पलटा देते हैं, कभी क्या करते हैं, और उनको गोली मार के समाप्त कर दिया ताकि वो चैप्टर ही क्लोज हो जाए। फिर कोई नया व्यक्ति आ जाएगा उसकी जगह, फिर वही अपराध चलेगा। तो ये सब कुछ जनता देख रही है, समझ रही है, और मुझे लगता है कि अब आने वाले चुनाव में इसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल। अगर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर शिवराज सरकार दावा करती है, आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था? क्या वाकई में सुचारू रूप से चल रही है या फिर डगमगा रही? तो फिर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए?
देखिए, कानून व्यवस्था जब सुचारू रूप से चलती है कि जी। जब जो तैनात अफसर होते हैं जी। उनकी नियुक्ति मेरिट्स के आधार पर, जी। उनके काम के आधार पर हम्म। होती है। अभी मध्य प्रदेश में जितने फील्ड में तैनात अफसर जी। हैं उनकी नियुक्ति बोली के आधार पर, हम्म। थानों की बोली लगती है, पोस्टिंग की बोली लगती है। इस क्षेत्र का सीएसपी इतने पैसे देके आया तो जी। इस क्षेत्र में रहेगा, इस क्षेत्र का थाना प्रभारी हम्म। इतने पैसे देके आया इस क्षेत्र। अब वो कैसे कानून व्यवस्था जी। संभालेगा? और उसपे तो वैसे ही वजन रखा हुआ है कि इतने पैसे देके वो पोस्टिंग करा के आया, इतने पैसे तो कमाना है, उतने पैसे हर महीने उसको देना है। तो वो फिर अपराधियों से साठगांठ भी करेगा, उनको जी। बचाएगा भी, अवैध कामों को प्रशय भी देगा। तो जो अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है जी। वो अपराधियों के कारण नहीं बढ़ रहा, वो देश की पुलिस की वजह से बढ़ रहा है, पुलिस के संरक्षण की वजह से बढ़ रहा है। वरना क्या जी। मजाल है कि एक परिंदा भी ऊपर मार जाए। जी। कमलनाथ सरकार में आपने देखा था कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि कांग्रेस से जुड़े हुए भी थे, उन पे भी कार्रवाई हुई। लेकिन अब क्या ऐसा होता है? अब वहां होता है जहां से पैसे लेना है वहां कार्रवाई होती है, और जहां से पैसे मिल गए वहां कार्रवाई नहीं होती है। जी। तो ये तो पूरा तोल मोल का खेल है। तो कानून व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं बचा है, सिर्फ लेन देन का प्रश्न है कि आप कितना बड़ा लेन देन कर सकते हो, उतने बड़े पद पे आप बैठ सकते हो। तो ये रिश्वतखोरी का जो लगातार जो है मामले इस तरह के, अगर वाकई में सच्चाई है रिश्वतखोरी को लेकर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये खत्म कब होगा और कैसे होगा? देखिए, जब तक मुख्यमंत्री मैं संकल्प नहीं हूँ जी। तो जब तक मुख्यमंत्री इस सोच और इस नियत का नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें मुझे समाप्त करना है, जी। तब तक ये समाप्त हो नहीं सकता। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो आधे मुख्यमंत्री है, असली पावर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। जी। ये अगर काम करना भी चाहेंगे और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ऑर्डर आ जाएगा कि फला आदमी को छोटी छोटी नियुक्तियां कराते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सीएसपी से लेके टीआई से लेके सबकी नियुक्तियां वहां से होती है मेल से। तो वहाँ बाकायदा उनका डिपार्टमेंट बटा हुआ है अलग अलग मंत्रियों के पास कि आपको ये करना, आरटीओ में किसी को जाना है तो उसका क्या मूल्य है वो निर्धारित है, अन्य किसी डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य में से काम करना है उसका क्या मूल्य है वो निर्धारित है, इस तरीके से जल संसाधन में कोई काम करना है उसका मूल्य भी निर्धारित है। ऐसी परिस्थिति में शिवराज जी तो कठपुतली मुख्यमंत्री हो, तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती तो कर पाते, तो इतनी बुरी दुर्गति मध्य प्रदेश की नहीं होती। जी बिल्कुल सर, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर वाकई में मध्य प्रदेश की जनता के सामने इस तरह की समस्या, इस तरह की सरकार, तो मध्य प्रदेश की जनता के सामने ऑप्शन क्या है? क्या कदम उठाए? आने वाले वक्त में चुनाव भी होना है विधानसभा का, उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? किस तरीके से जो है बीजेपी के सामने समस्या खड़ी हो सकती है? देखिए, बहुत सीधा सा जवाब है इसका कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा निचली जनता है, जो गरीब जनता है, दबी कुचली जनता है, वही जनता पैसे के प्रभाव में प्रभावित होगी। वो जनता जिस दिन ये समझ जाएगी कि ये 2000 रुपए वोट के लिए दिए जा रहे हैं, 5000 रुपए वोट के लिए दिए जा रहे हैं, अगर ये सिर्फ हमें 8 दिन 10 दिन चलेंगे, उसके बाद 350 दिन हमारा चूस हो जाएगा, हमें 5 किलो अनाज 1 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा रखा जाएगा, डंडे मारेगी पुलिस, ये अगर समझ जाएगी तो ऐसे नेताओं का जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानतें जब्त हो जाएगी। लेकिन इसमें जब तक जनता जागेगी नहीं, जब तक बदलाव प्रजातंत्र में आएगा नहीं, वरना इसी तरीके से पैसे बांट के अपराधी तत्व और ऐसे नेता जो भ्रष्ट हैं वो जीतते रहेंगे और जनता भुगतती रहेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता समझे और सही नेता को, सही व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनाव बिल्कुल देखना होगा क्योंकि जनता जनार्दन है और किस पार्टी को यहाँ पर समर्थन मिलेगा। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, कीमती वक्त आपने निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अब यहाँ पर रोजगार को लेकर और तमाम सुविधाओं को लेकर जो सरकार की तरफ से दावा और वादा किया जा रहा है, उसमें सरकार कितनी खरी यहाँ पर साबित हो रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है, अपराध को लेकर रोकने की जो बात कही जा रही है उस क्षेत्र में कैसे काम किया जा रहा है, बाकी और तमाम योजनाओं को जो लागू किया गया है शिवराज सरकार की तरफ से, क्या वाकई में सभी पात्र लोगों को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।